हाय नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं लंदन टॉप। हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं खाने पीने के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट राइट ईटिंग, हेल्दी ईटिंग, और आज हम बात करेंगे राइट काइंड ऑफ ईटिंग की, या फिर हम बात करेंगे राइट वेज ऑफ ईटिंग की। किस तरीके से खाएं कि वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स दे, और किस तरीके से आप ना खाएं खाना, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स, डाइट्स, खाने के तरीकों, एक्सरसाइजेस को लेके हमारे साथ रहते हैं। और इस कॉन्वर्जेशन पे आज हमारे साथ जुड़ी हैं तापसी पन्नू और हमारे साथ हैं मुनमुन गनेरीवाल, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से डाइट लेती हैं या फिर क्या कुछ उनका स्केड्यूल रहता है खाने पीने के बारे में। सबसे पहले तापसी आपसे बात करूंगी। यू आर ए दिल्ली सरदारनी। छोले भटूरे से शुरुआत होती है जी वहां सुबह की। So how हम्म। difficult was it for you? Are you a foodie kind of a person? आपके लिए कितना difficult था ये सारा eating habits को छोड़ना? आपने छोड़ी या eating habits? या you still eat छोला भटूरा? I live to eat, and you have to read it in that order. हाँ। There is no change in that, and that's the reason मैंने शायद काफी सालों तक इंडस्ट्री में होने के बावजूद कभी कोई डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प नहीं ली थी। खुद ही थोड़ा बहुत मैं पढ़ के इधर उधर से देखती थी, ट्राई करती थी, अपने ऊपर टेस्ट करती थी कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट मुझे ना, वो कोई मुझे बोले कि ये नहीं खाना, वो अच्छा नहीं, अच्छी फीलिंग नहीं आती थी, क्रेविंग और बढ़ जाती थी। तो इस वजह से शायद वो जो मैं देखती थी अपने आस-पास अपने कलीग्स को कि इतना ग्राम नाप के, इतना ये इस इतना ही खाना है, ये ऐसी चीज़ है जो मतलब कोई घंटे लगा रहा है मिलने में कि भई कहाँ से ये ग्रिल्ड, रोस्टेड क्या चीज़ हम कहाँ से लेकर आएँ सेट के ऊपर। वो जो तकलीफ होती थी प्रोडक्शन को अरेंज करने में, वो सब देख के मुझे लगता था कि यार ये सब शायद मैं कर भी लूँ तो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए शायद कर पाऊँ, मेंटेन नहीं कर पाऊँगी। अगर मेंटेन नहीं कर पाई तो फ़ायदा क्या उस तरह की डाइट करने का? क्योंकि यू विल कम बैक टू आपका जो पहले जिस तरह की बॉडी और लाइफ़स्टाइल है, आप वापस आ जाओगे उस पे। तो ये सोच के मैंने कहा कि मैं ऐसा करती नहीं हूँ। आई थिंक मैं वर्कआउट एक्स्ट्रा कर लूँगी, थोड़ा बहुत खुद से मैनेज कर लूँगी। बट मैं छोड़ूँगी नहीं खाना जो मुझे पसंद है, क्योंकि वो सिर्फ़ वो जीभ के लिए नहीं होता है, वो एक होता है ना सोल सैटिस्फैक्शन। वो खाना मेरे लिए करेक्ट। वो होता है जो मेरा मूड ट्रिगर करता है, जो मुझे खुश रखता है। जिस दिन मैं अच्छा कुछ खाना ना खाऊँ, मेरा मूड अच्छा नहीं रहता था। तो इस वज़ह से मेरे लिए वो ऑप्शन ही नहीं था कि मैं चीज़ें छोड़ दूँ। सो मुनमुन, आपने अभी रिसेंटली एक बुक भी लिखी है, द बेली एंड द ब्रेन डाइट। सो इसका जो टाइटल है, इट सेज कि कहीं ना कहीं हमारा जो गट है और हमारा जो ब्रेन है वो कनेक्टेड होता है। इसके टाइटल से इतना राइट, तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। तो राइट। वो जो गट फीलिंग वाली बात होती है ना कि यार मुझे ना ये गट फीलिंग आ रही है कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, क्या ये उस तरीके की कुछ चीज है कि आप अच्छा खाओगे तो अच्छा सोचोगे, अच्छे से सिचुएशंस के साथ रिएक्ट कर पाओगे, अच्छे से सोल्यूशन सूट पाओगे सिचुएशंस के? सो इज इट लाइक दैट? हाँ, हाँ, बिल्कुल है, 100% है। देखिए, ये जो हमारे इंग्लिश वोकैब्युलरी में हम बोलते हैं कि बटरफ्लाइज इन द स्टमक, हम्म। या फिर हम बोलते हैं कि शी और ही हैज अ फायर इन द बेली। हमारे जितने कॉन्वर्सेशंस है, या फिर हम बोलते हैं बढ़िया बड़े बहुत गट्स है उसमें। तो इफ हम्म। यू सी वी टॉक अबाउट ऑल दीज इमोशंस एंड दे आर सम वे, मतलब वो गट से बेली से कनेक्टेड हैं। सो ये जो हम इसको एक स्पीच के तरह यूज करते आए हैं, बट कहीं पे इसका एक हिडन साइंटिफिक मीनिंग है, क्योंकि बेली और ब्रेन आपस में बहुत डीपली कनेक्टेड है। अगर हम बहुत पहले के अपने एंशियंट स्क्रिप्चर्स को देखें, या फिर हम आयुर्वेदा की बात करें, तो उसमें हमेशा ये बताया गया था कि आप जैसा खाओगे वैसा सोचोगे। मतलब करेक्ट। जैसा अन्न वैसा मन। तो करेक्ट। अगर आप सात्विक खाते हो तो ये कहा जाता था कि आपका माइंड जो है बहुत सात्विक रहता है। सात्विक का मतलब ये नहीं कि आप सन्यासी वगैरह बन जाओगे, बट सात्विक का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर कोई सिचुएशन आई है लाइफ में तो आप उस पे रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे इम्पल्सिवली। सेकेंडली होता था भी तामसिक खाना खाओगे, वेर इट इज अबाउट मतलब तेल खाना या फिर अल्कोहल, ये सब तामसिक कैटेगरी में आता था। वो अगर खाओगे तो हमेशा चिड़चिड़े रहोगे, गुस्सा रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, जेलसी, ग्रीड, ये सब तरह के इमोशंस देखे जाते थे। तो ये कनेक्शन हमें हमेशा हमारे एंसेस्टर्स ने भी बताया था, और यही चीज अब मॉडर्न साइंस भी रिवील करती है कि जैसा हम खाएंगे, जैसे हम अपने पेट को रखेंगे, वैसा ही हमारे थॉट्स होंगे और हमारे इमोशंस होंगे।
हाँ, ये जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये तो अक्सर मेरी मम्मा भी मुझे कहती रहती थी कि अच्छा खाया करो, अच्छा सोचोगे, अच्छे विचार आएंगे। और इसी तरीके से ना एक और सेइंग है मुनमुन की, ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। और उसके बाद ना हम सच में खुद को राजा समझने लग जाते हैं, और वो मक्खन मार के पराठे, छोले भटूरे, लस्सी सब हमें सुबह सुबह चाहिए खाने के लिए। सो डू यू रियली थिंक कि वो हैवी ब्रेकफास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में सही है? उसे किस तरीके से राइटली फॉलो किया जाए? देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो लोग डाइटिंग करते हैं ना, उनके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको आधी दुनिया बोलती है कि भाई फास्टिंग करो, आधी दुनिया बोलती है कि मतलब ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग होना चाहिए, राजाओं के जैसे खाओ। तो बड़े ही कंफ्यूज होते हैं वो लोग जो डाइटिंग करते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही समझ नहीं आता कि किस तरफ जाना है, फास्टिंग करना है या इस तरह से खाना है। बट मेरा मानना है कि हमें कहीं मिडिल पाथ में रहना चाहिए। फास्टिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सुबह उठते ही कुछ खाना जरूरी है, क्योंकि उसी तरह हमारा बॉडी का सिस्टम अलर्ट होता है कि सुबह हो गई है, और सारे सिस्टम्स अलर्ट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, मेटाबॉलिक सिस्टम। तो डेफिनेटली फास्टिंग बिल्कुल नहीं करना है। राजाओं के जैसे भी नहीं खाना है, वो भी एक गलत कॉन्सेप्ट है, एक इंग्लिश प्रोवर्ब है जिसको हमने बहुत सीरियसली ले लिया है, और उस पर बहुत लोग अमल करने लगे हैं। बट वो भी नहीं करना चाहिए। अगेन, अगर हम आयुर्वेदा की तरफ देखें तो वो बोलते हैं कि मॉर्निंग 6 AM से 10 AM का जो टाइम है, ये जो टाइम है, ये प्रीडोमिनेंट दोषा, इसमें काफा दोषा है। तो जैसे हम जानते हैं, राइट, आयुर्वेदा में काफा, पित्ता, वात 3 दोष हैं। तो ये दिन के टाइमिंग्स के हिसाब से ये दोषा जो हैं, इनको बताया गया है। तो मॉर्निंग 6 से 10 जो प्रीडोमिनेंट दोषा है, वो काफा होता है, और काफा दोषा में कुछ भी हैवी नहीं खाना चाहिए। इसीलिए जो मक्खन मार के पराठे हैं, एवरीथिंग, वो खा सकते हैं, बट उसको 10 बजे के बाद, बेसिकली लंच टाइम पे खाओ। और इसी को जब मैंने माइक्रोबायोम साइंस के साथ मैच करने की कोशिश की, तो मैंने देखा ये बहुत ब्यूटीफुली मैच होता है, क्योंकि वहां पे भी इसको यही कहा जाता है, नाम अलग दिया गया है, और इसको सिर्केडियन रिदम डाइट बोलते हैं, जहाँ पे आप दिन में ब्रेकफास्ट लाइट करते हैं, लंच ज्यादा सब्सटैंशियल करते हैं, सिंपली बिकॉज जो सन है वो 6 से 10 के टाइम पे उतना उग्र या ब्राइट नहीं होता है, और नून के टाइम पे काफी ब्राइट और हॉट होता है। तो आप अपने खाने के मेन्यू को और क्वांटिटी को भी उसी तरह एडजस्ट करें। ओके। सो तापसी, हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आपका दिन की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहली चीज क्या करती हैं आप उठने के बाद? अभी मेरी करंट मेरे प्लान के हिसाब से तो एक्चुअली मुनमुन का रेफरेंस चेंज होता है बेसिस वेदर एंड क्या उस टाइम टेम्परेचर चल रहा है, क्या सीजन चल रहा है, क्या चीजें मतलब बॉडी को इस टाइम पे किस तरह की मेरा वर्क शेड्यूल क्या है, उस हिसाब से। तो मेरा एक हर्बल टी होती है जो दिन शुरू होता है। टी का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर टी होती है, क्योंकि आई एम नॉट अ मॉर्निंग टी कॉफी पर्सन एट ऑल। मैं वो नहीं है कि मेरे को दिन स्टार्ट करने के लिए एक कप चाय या कॉफी चाहिए ही है। मैं कॉफी पीती हूँ दिन में शायद एक बार, कभी भलता ही कभी हो जाए तो 2 बार, क्योंकि अगर मेरा दिन ज्यादा लंबा हुआ तो। बट वो भी तब होता है खाना खाने के बाद। तो मेरी जो दिन की शुरुआत होती है हर्बल टी से होती है, जिसमें कोई टी लीव्स होती नहीं है। और उसके बाद मैं वर्कआउट करती हूँ। उसके बाद मेरा एक प्रोटीन शेक होता है, और उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है, एंड देन उसके बाद मतलब 2-2 घंटे बाद मेरा खाना होता है। उसके बाद हर 2-2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना है पीना। अच्छा, तापसी, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी लल्लन टॉप पे ही, तो वहां पर इंटरव्यू से पहले मूंगफलियां मंगवाई गई थी। तो मुझे लगा ठीक है, एक मूंगफली खा लेंगे, दो मूंगफली खा लेंगे, मतलब जनरली हम सेलिब्रिटीज को देख के यही दिमाग में सोचते हैं कि ये लोग कम खाते होंगे, या ये लोग फास्टिंग करते होंगे, या ये लोग खुद को बांध के रखते होंगे खाने पर। बट थ्रू आउट द इंटरव्यू आई नोटिस यू वर एक्चुअली मंचिंग। आई रियली लाइक दैट। मुझे मुझे ये एक्चुअली लग रहा काफी था। मेरे इंटरव्यूज के अंदर हो चुका है। ये अभी रिसेंटली मैंने एक और एक्टर्स का राउंड टेबल किया था, तो वो सब कॉफी चाय वगैरह मंगवा रहे थे। वो पूछते हैं जनरली आपको क्या खाना है, रखेंगे। मैंने कहा एक कटोरी मूंगफली की रोस्टेड मूंगफलियां, वो मैंने अपने बाजू में रखी। तो पूरे इंटरव्यू के टाइम आई स्वेयर वो शुक्र एडिट हो गया, नहीं तो पूरा इंटरव्यू वो जो 1-1.5 घंटे का है, उसके अंदर मैं बस मूंगफली खा रही हूँ बैठ के। वेरी अनलाइक द डेकोरम जो एक एक्ट्रेस से एक्सपेक्ट हो। बट नहीं, मेरा मूंगफली खाने का टाइम था वो। वो मेरा वो मेरा मिड मील टाइम था, जिसमें बैठ के मुझे मूंगफली चबानी है, तो मैं चबा रही थी। लाइक अ वेरी सिंसियर वन, जो सब कुछ फॉलो करते हैं। इंटरव्यू के बीच में टाइम चला जाएगा, नहीं तो मिड मील का भी इंटरव्यू के बीच में ही चबा करो। या तो एक्चुअली आई रियली लाइक दैट, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि उनका एक
उनको दिमाग में रहता है कि एक्ट्रेस हैं तो शायद ये लोग फास्टिंग पे रहते होंगे या कम खाते होंगे या एक पर्टिकुलर तरह की डाइट जो है वो लेते होंगे, लेकिन आई रियली लाइक कि आप मूंगफली उस तरीके से मंच कर आपने रहे तो थे। आपने फिर भी मुझे अच्छे टाइम पे देख लिया है जिसमें मैं मूंगफली खा रही हूँ। अगर आप मुझे मेरे नॉर्मल फूड ईटिंग टाइम पे देखेंगे तो आप बिल्कुल ही मतलब लगेगा कि ये किस तरह की डाइट है। हाँ, वरना मेरी ब्रेकफास्ट के अंदर अगर आप तो नॉर्मल जैसे डोसा होता है या कुछ उस तरह का नॉर्मल पराठा होता है दही के साथ, ये सब तरह का मेरा ब्रेकफास्ट होता है। मैं किसी के घर जाती हूँ कभी, जैसे मेरी एक राइटर फ्रेंड है कनिका, उनके घर मैं एक बारी गई थी, हम किसी नरेशन के लिए मैं उसके घर गई थी, तो उसने मुझे पूछा क्या खाओगे, क्योंकि सुबह के मैं ज्यादा अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं सुबह 10 बजे मीटिंग पे पहुंच जाती हूँ। तो उसने पूछा क्या खाना है, घर पे मैं बनवा दूं उस हिसाब से, घर का खाना हेल्दी होगा। यूजुअली उसके घर एक्टर्स आते हैं नरेशन के लिए, तो मतलब बड़ा ही मतलब पोहा उस टाइप। तो एक तो आई एम सॉरी टू से मुझे पोहा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं पोहा नहीं खा सकती, हालांकि लोगों को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि हाँ, मेरे आज कल के ब्रेकफास्ट के मेन्यू में मेरे छोले भटूरे। तो कनिका वेंट इन अ शॉक। कनिका 2 सेकंड के लिए सोच रही है कि ये पहली बार मेरे कुक को मुझे बताना पड़ेगा कि कोई हीरोइन नरेशन के लिए आ रही है और उसने डिमांड करी है कि ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे, क्योंकि वो मेरा हफ्ते का वो दिन था जिसमें मैं एक मील अपनी चीट कर सकती हूँ, जो भी घर का बने हुए छोले भटूरे खा सकती हूँ। तो वो मेरा खाना था, प्रॉपर छोले भटूरे, 2 भटूरे मैंने खाए हैं अच्छे खासे। वो सारे के वो इतने एक्साइटेड थे घर पे कि कोई एक्ट्रेस ने आके खाना बनवाया है प्रॉपर, मतलब कोई हाँ, इस तरह की चीज नहीं है। मुझसे रेयर पूछते रेयर हैं सीन। रेयरली, बिकॉज इवन इवन लंच में बैठती हूँ मैं अपने क्रू के साथ खाना खाने, तो उसमें भी वो लोग देखते हैं कि मेरे प्लेट के अंदर मतलब दाल बाटी चूरमा जैसी चीजें होती हैं अगर मैं होती हूँ तो, या फिर कोई नॉर्मल रोटी दाल सब्जी होती है जो सब खा रहे होते हैं, तो वो सबको लगता है कि बड़ा एग्जॉटिक सा कुछ आएगा प्लेट के ऊपर स्पेशली बन के। तो वैसा कुछ होता नहीं है। तो वो सब मुझे रिएक्शन देख के बड़ी हंसी आता है लोगों के। अगर आप उस टाइम पे देखते तो आप भी बड़े हैरान होते कि ये इस टाइम। और मुझे हर 2 घंटे बाद खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना नहीं दोगे ना, वो मुझे मेटाबॉलिज्म जैसा बढ़ाया मेरा मुनमुन ने कि अब 2 घंटे बाद अगर खाना नहीं मिलेगा ना तो मेरा शुगर लेवल लो होने लग जाता है। तो अब मैं इंसान खाने के पीछे पड़ सकती हूँ 2 घंटे में खाना नहीं दिया तो। एंड और आपका ये जो स्टेटमेंट है ना, ये अब मुझे बहुत मोटिवेट करने वाला है। जब भी मेरे को छोले भटूरे को देख के लगेगा कि नहीं 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 गरिमा नहीं खाने, तो मुझे लगेगा अरे खा सकते हैं, तापसी भी तो खाती है। सो दिस इज गोना मोटिवेट मी अरे मेरे ऐसे। एक्सट्रीम डाइट के टाइम पे भी मैंने मुनमुन को बोला था, मुनमुन मेरा बड़ा मन कर रहा है छोले भटूरे खाने का, प्लीज मैं एक बारी खा लूं क्या? तो मुनमुन ने कहा था हाँ एक खा ले। दिस इट इज इज रियली इज नाइस। लाइक हाँ, वो या दैट दिल्ली वाज ड्यूरिंग माय जाती है। एक्सट्रीम टाइम, हाँ, एक्सट्रीम हाँ, वर्कआउट टाइम, रश्मि रॉकेट के टाइम की बात है ये। वो सो दिल्ली जाती है तो छोले भटूरे उनके लिए बहुत वो है, इट्स लाइक हाँ इमोशनल बॉन्ड। या इट हैज टू हैपन, क्योंकि मैं ना एक चीज मेरी बड़ी वो होती है कि मेक श्योर योर कैलोरीज आर वर्थ इट। इसलिए नहीं खाना है कि मतलब कि जस्ट बिकॉज मुझे अलाउड है मैं खा रही हूँ, बट वो ऐसा हो कि टेस्टी भी ना हो और मैंने खा भी लिया, वो वर्थ होना चाहिए। मीठा भी मुझे खाना अलाउड है, बट मैं ऐसा ही, मेरे को एक तो थैंक गॉड मेरे को स्वीट टूथ है नहीं, मेरे को फ्राइड चीजें ज्यादा पसंद है, मेरे को मीठी चीजें ज्यादा पसंद है नहीं। तो वो मीठी चीज भी मैं तभी खाऊंगी जब मुझे जेन्युइनली उसका टेस्ट बहुत पसंद हो। तो सिर्फ छोले भटूरे खाने को मैं, बॉम्बे में नहीं मिलते हैं अच्छे इतने, तो मैं नहीं खाती हूँ। जब दिल्ली जाना होता है तो तब मेरे को होता है कि मैं वो एक चीट मील तो मेरी दिल्ली विजिट पे होनी ही है। तो मैं पहले से प्रिपेयर कर रही होती हूँ अपने आप को। सो दिस इज रियली नाइस एक्चुअली कि जो पसंद है वो खाओ खाना चाहिए। एंड दिस इज गुड कि आपको आपकी डाइटिशियन भी अलाउ करती है खाने के लिए। मुनमुन मैं आपसे पूछूंगी, जैसे तापसी बोली कि उनको थोड़ी थोड़ी देर में ना कुछ कुछ चीजें खाने की जरूरत पड़ती है और वो खाती हैं। बहुत सारे लोगों को होता है थोड़ी थोड़ी देर में खाने की क्रेविंग होती है, बट एक बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड आपको मालूम होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। मतलब वो 16 to 17 आवर आप खुद को भूखा रखते हो, आप क्रेव करते रहते हो बट यू डोंट ईट एनीथिंग। डू यू थिंक कि ये इतना वर्थ इट है खुद को 16 घंटे 17 घंटे भूखे रखना, एंड देन स्पेशली फॉर वुमेन, क्योंकि मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि ये उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। व्हाट इज योर टेक अबाउट? सी इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो नहीं करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता इसमें जेंडर की कोई बात है। ये विमेन के लिए भी उतना ही हार्मफुल है जितना एक मेल के लिए हार्मफुल होगा, तो मैं इसमें जेंडर बायस नहीं करूंगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग को पहले अगर हम समझे तो ये कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट आया क्योंकि इसको मार्केट में ये बोल के लाया गया था कि भाई इंडिया में तो जितने हमारे सेंट्स होते हैं,
सब फास्टिंग करते हैं और इस बोल के दे लिव 100 years, मतलब उन लोग 100 साल जीते हैं क्योंकि इन लोग फास्टिंग करते हैं और इनका लाइफ ऐसा है, एक टाइम खाना खा के रहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आया कि भाई इंडिया में तो हमेशा से नवरात्रा है, ऑल दोज फेस्टिवल्स हैं, तो इसमें फास्टिंग होती ही है, और हमेशा से ये कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत ही एंशियंट कॉन्सेप्ट है। और अभी ये भी ट्रेंड है कि कुछ भी एंशियंट है तो लोग उसके तरफ थोड़े से अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट हमें ये समझना चाहिए कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो ये पहले जिस तरह से किया जाता था, उसका एक आध्यात्मिक पर्पस था, एक स्पिरिचुअल पर्पस था। और वो पर्पस था कि हम थ्रू द फास्ट हम लोगों को सेल्फ कंट्रोल सिखाना चाहते थे कि भाई आप एक दिन खाने के बिना रह सकते हो, इस तरह से खाने से अटैच मत हो कि भाई जीभ के स्वाद के बिना आप रह सकते हो एक दिन। अपने मनपसंद चीजों का लोग त्याग करते थे कि भाई ये सिखाने के लिए कि भाई इसके बिना रह सकते हो, लाइफ इज पॉसिबल। या फिर शिवरात्रि में जो रात भर जगते थे, वो चीज सिखाने के लिए कि नींद को हम बहुत एसेंशियल मानते हैं, लेकिन आप नींद के बिना भी रह सकते हो। तो ये एक तरह का तपस सिखाया जाता था ये सब प्रैक्टिसेस के थ्रू। और इसके फिजिकल कारण ये थे कि जब हम बीच बीच में फास्टिंग करते हैं तो बॉडी को क्लेंज करता है, बॉडी को एक डिटॉक्सिफाई करता है, एक बूस्ट देता है मेटाबॉलिज्म को। लेकिन हमेशा जैसा होता है डाइट इंडस्ट्री में कि अगर हमें पता चलता है कि कुछ चीज अच्छी है तो हम उसके तरफ ऐसे ऑब्सेसिव हो जाते हैं और उसको हम इतनी ज्यादा एक रूप दे देते हैं उसको बढ़ा चढ़ा के कि वो एक्चुअली फिर हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। यू नो, मैं हमेशा कहती हूँ कि इफ समथिंग इज गुड फॉर अस, मोर इज नॉट बेटर। तो ये हुआ है फास्टिंग के साथ। फास्टिंग अगर हम हफ्ते में एक बार करते हैं, 15 दिन में एक बार करते हैं, जो एक्चुअल में प्रैक्टिस था, देन इट इज बेनिफिशियल। लेकिन अगर उसको आप ऑब्सेसिव हो जाओ, एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का रूप दे दो कि भाई आप रोज ही कर रहे हो या फिर रोज हर दूसरे दिन कर रहे हो, तो वो हार्मफुल है। जैसे आज हमारा वॉशिंग मशीन है घर में, वॉशिंग मशीन को आप रोज तो सर्विसिंग नहीं कराओगे ना, आप उसको सर्विसिंग एक पीरियोडिक वे में कराते हो, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार। उसी तरह आपके बॉडी को फास्टिंग एक तरह का सर्विसिंग है, एक रिपेयर, एक हीलिंग है, जो एक पीरियोडिकली होना चाहिए। उसको आप रोज उसका हीलिंग या सर्विसिंग नहीं कर सकते हैं। या मुनमुन, फास्टिंग की बात आपने की, मतलब आजकल तो फास्टिंग के लिए भी ना मेन्यू तैयार हो जाता है कि अच्छा मेरा 9 दिन का व्रत होने वाला है तो मैं सुबह ये खाऊंगा या खाऊंगी, दिन में ये, और वो फास्टिंग के लिए अलग तरीके की नमकीन, चिप्स, लो जी सब भर लिए घर में, और रात को फिर आप तली हुई कुट्टू की पकौड़ियां और कुट्टू के पराठे खा रहे हो। सो हाउ डू यू सजेस्ट कि फास्टिंग, सही फास्टिंग का तरीका क्या है? और इतना सब अगर आप सारा दिन आप सात्विक खाना खा करके रात को आप तला भुना खा रहे हो तो क्या फायदा उस फास्टिंग का? हाउ डू यू सजेस्ट कि फास्टिंग करनी चाहिए? व्हाट इज द राइट वे? फास्टिंग का राइट वे, जैसे मैंने वही कहा, अगर हम प्रॉपर एटीट्यूड से करें, जहाँ पे हम ये समझे कि फास्टिंग इज नॉट अ मीन्स की ऑफ वेट लॉस। फास्टिंग वेट लॉस करने का तरीका नहीं है, फास्टिंग डिटॉक्स करने का तरीका नहीं है। पहले हम अपने एटीट्यूड को ठीक करें कि फास्टिंग का मेन मकसद क्या है। तो वो जब हम समझे कि फास्टिंग इज अ मीन्स ऑफ टर्निंग योर सेंसेस इनवर्ड, ये एक हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने जो बाहरी जितना कुछ हो रहा है, हमारी ड्यूटीज हैं, हमारे जितने वर्क लाइफ है, उससे थोड़ा सा हम बैक सीट लें और अंदर के अपने दुनिया में झांके, अपने आप को थोड़ा समय दे। उन चीजों के लिए फास्टिंग था। अभी आप जो नवरात्रा की बात बोल रहे हैं, इसमें खाना आई एम श्योर लोग ऐसे ही खाते हैं, एंड एंड में फिर रात में वो बहुत सारा वो थम्स अप और ये सब पी के गरबा करते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ से हो रहा है, क्योंकि ना तो आप अच्छे से सो रहे हैं, आप रात भर नाच रहे हैं और फिर मॉर्निंग उठ के बोल रहे हैं कि मैं फास्ट कर रहा हूँ। सो इट इज बहुत आउट ऑफ सिंक है। फास्टिंग का तरीका एक्चुअल में जो होता है वो ये होता है कि आप अपने सारे वर्ल्डली ड्यूटीज जो हैं उनसे थोड़ा सा आप बैक सीट लें। दैट इज वाई मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आप जब फास्ट करते हो तो या तो एक संडे को करो या जिस दिन आपके ऑफिस क्लोज्ड हैं उस दिन करो। ऐसा नहीं कि आप ऑफिस से आ रहे हो, ट्रैफिक में फंसे हो, मन में ऐसे गाली भर रहे हो कि यार कहाँ फंस गया, माथा दर्द हो रहा है, क्यों तो मैंने फास्ट किया, मेरा ईटिंग विंडो कब शुरू होने वाला है। देन दैट फास्ट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो भी हमारे बॉडी को फीड कर रहा है। अगर हम इतने दुखी होके फास्ट कर रहे हैं, उसको सप्रेशन बोला जाता है ना। चाहे वो आपके हेल्थ एक्सपर्ट ने आपको बोला करने या आप खुद से कर रहे हो, बट यू आर सप्रेसिंग। फास्टिंग वाज रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब विलफुली किसी चीज का त्याग करना। तो रिनंसिएशन और सप्रेशन में फर्क है, देयर इज अ थिन लाइन, और वो मॉडर्न लाइफ में डिसअपियर हो गया।
एंड ऑल्सो तापसी, आपने ना बिकनी बॉडी भी बनाई, देन आपने एथलेटिक बॉडी भी बनाई है। दोनों तरीके की बॉडी आपने अलग अलग टाइम पे कैरी की है। एंड आपको क्या लगता है दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज मोर डिफिकल्ट टू अचीव, एक बिकिनी बॉडी या एक एथलेटिक बॉडी? और दोनों को कल्टिवेट करने में क्या डिफरेंस है? डेफिनेटली एथलेटिक बॉडी, मतलब बिकिनी बॉडी तो मतलब इट्स अ वे ऑफ रिनंसिएशन, जैसे कि मुनमुन बता रही थी, जब मैंने जुड़वा के लिए करा था, तो इट वाज मोर लाइक, मतलब आई हैड टू जस्ट गिव अप ऑन अ फ्यू थिंग्स। मुनमुन वाज नॉट देयर इन माय लाइफ एट दैट पॉइंट। तो उस टाइम पे मैंने जो, मतलब मेरे को समझ में आया, और अपने आप को पुश कर करके, एक्स्ट्रा वर्कआउट करके, और एकदम लिमिटेड टू द रिक्वायरमेंट वाला खाना खा के, काफी मन मार मार के मैंने वो बॉडी बनाई थी। तो वो उस टाइम मुझे लगा था कि ये डिफिकल्ट है, बट जब मुझे वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा बॉडी के अंदर, वो वेट्स उठाने पड़े थे, तो वो चीज मेरे को जो, मतलब दिन में तारे दिखे हैं उठाते हुए वो वेट्स उठा उठा के जो मैंने, मतलब मेरा जोन आउट होती थी मैं इतने वेट उठा के, वो मुझे रियलाइज हुआ कि एथलेटिक बॉडी बनानी फार फार मोर डिफिकल्ट देन बिकिनी बॉडी बनानी। और दोनों ही कुछ हद तक मेंटेन करना कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं ऐसे, इवेंचुअली मेरे को एक ऐसा बैलेंस पे आना पड़ा कि मेरे को 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर मैं आइदर साइड जल्दी से जा सकती हूँ। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो बिल्ड भी हो जाएगा, जरूरत पड़ी तो शेड भी हो जाएगा। तो वो एक बीच का मेंटेन करना पड़ा मुझे। बट एथलेटिक बॉडी बनाना ज्यादा डिफिकल्ट है अगर आप सही तरीके से बना रहे हो तो, क्योंकि तरीके बड़े सारे हैं बनाने के। 1 महीने के अंदर एथलेटिक बॉडी नहीं बनती है। तो जो 1 महीने में बना रहा है एथलेटिक बॉडी, तो वो तरीका सही तरीका या लॉन्ग टर्म तरीका, हेल्दी तरीका नहीं है। तो टाइम लगता है बनने में, क्योंकि ओवरनाइट तो मतलब कुछ भी ऐसा आपको सक्सेस किसी भी चीज में नहीं मिल सकती। तो आपको वो कितना जो वक्त होती है लगा? डिफिकल्ट। मेरे को एक्चुअली टेक्निकली अगर मैं काउंट करने पे आऊं, तो मैंने जनवरी 2020 से शुरू करी थी ट्रेनिंग। और इवेंचुअली जो हमने फाइनल रेस सीक्वेंसेस शूट करे थे, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बीच में 5 महीने का जो गैप भी आ गया था, जाके दिसंबर में करे थे। तो बीच में चालू किया रोका, चालू किया रोका, फिर थोड़ी देर उसको मेंटेनेंस पे रखा के एकदम से, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, 5 महीने घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो वो उस तरह की डाइट को चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए डाइट बनाई गई थी। तो अब घर में जितना हो सकता है उसके हिसाब से उतना रखा। तो वो काफी अप एंड डाउन हुए मेरे लॉकडाउन के चक्कर में। और साथ साथ में, क्योंकि मैं शूट कर रही होती थी, तो मैं दूसरी पिक्चर शूट कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बेहोश ही हो जाऊं, मतलब इतना हैवी वर्कआउट करने के बाद एनर्जी ना रहे बाकी काम करने की। तो काफी मेरी डाइट उसकी वजह से भी डिपेंडेंट थी, बाकी चीजों पे भी। बट इवेंचुअली आप देख सकते हो कि जनवरी में चालू किया, दिसंबर के अंदर जाके मैंने अपने फाइनल बेसिस शूट करी थी। तब तक मेंटेन किया था मैंने। ओके। आप मुनमुन से जब पहले बार मिले थे तो आपके कंसर्न क्या थे? वर देयर सम हेल्थ इश्यूज या फिर कोई ऐसे कंसर्न्स थे जो स्पेसिफिकली आपको सॉर्ट आउट करने थे तब जब आप मुनमुन से मिले थे? मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम था मेरे को मेन। मैंने कभी भी मुनमुन को एज सच मेजर वेट इशू नहीं है कि मुझे बढ़ाना है, कम करना है। ये वाली प्रॉब्लम्स मेरी ज्यादा थी नहीं, क्योंकि मतलब ये तो बहुत टेम्पररी होती है। ये हो सकता है कम ज्यादा हो सकता है, मुझे पता है, कभी भी मतलब कर सकते हैं ये। बट मेन प्रॉब्लम मेरी जो थी वो मेटाबॉलिज्म की थी। मैं दिन में लिमिटेड, मैं 2 मील खा पा रही थी प्रॉपरली। और ऐसा लगता था कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है जल्दी। और मतलब एसिडिक प्रॉब्लम्स एंड ये सब बहुत था इश्यूज मेरे को। और ऊपर से हमारे वर्किंग आवर्स इतने इरेटिक होते थे कि मेरा वर्क लाइफ भी इसको सपोर्ट नहीं करता था, इस तरह की प्रॉब्लम को। तो वो मेरा बहुत मेजर प्रॉब्लम था जब मैं मुनमुन के कांटेक्ट में आई थी। करेक्ट। अच्छा मुनमुन, हमने तापसी की भी बात सुनी कि वो हेक्टिक डे और एक हैवी वर्कआउट के बाद ना हम बॉडी को रेस्ट देना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। वो कितना इम्पोर्टेंट है? और क्योंकि आपने अपनी बुक में योग निद्रा की बात भी कही है, सो वो आपकी बॉडी को कैसे दोबारा से एनर्जी देती है? और क्या है योग निद्रा? कैसे आप इसे अपनी बॉडी को रिवैम्प कर सकते हैं? सी योग निद्रा वेरी सिंपली सेइंग एक डीप रिलैक्सेशन टेक्निक है। डीप रिलैक्सेशन टेक्निक है जो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि योग निद्रा अगर कोई 30 मिनट्स आधे घंटे के लिए करता है, तो इसका इफेक्ट जो है वो 5 घंटे की जो नींद हम लेते हैं रात में उसका इक्विवेलेंट है। तो आप 5 घंटे सो या आधे घंटा योग निद्रा करो, आपको सेम अमाउंट ऑफ रिलैक्सेशन मिलेगा।
योग निद्रा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज हमारे आजकल के जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें ये देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा बीमारियां और वेट गेन भी स्ट्रेस की वजह से हो रही है। हमारा जो एक एक कल्चर था 50 इयर्स पहले या 60 इयर्स पहले, उसमें क्या होता था कि हम फिजिकली स्ट्रेस्ड रहते थे क्योंकि हाथ से बहुत मेहनत था। तो कोई अगर बीमार होता था तो वो यूजुअली फिजिकल किसी तरह के स्ट्रेस की वजह से हो रहा था। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि फिजिकल स्ट्रेस उतना नहीं है, मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। कोई भी इंसान अगर बीमार हो रहा है, वेट गेन कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें मेंटल स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रोल देखा गया है। ये रिसर्च के थ्रू देखा गया है। तो बहुत एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन है बिटवीन स्ट्रेस एंड इलनेस। और जब हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस हर रूप में दिखाई देने लगता है। मतलब वो हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। तो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ जाता है। वो बढ़ने से आपको एक टिपिकल बेली फैट दिखेगा, जो हम बेली फैट बोलते हैं कि भाई सब कुछ तो ठीक है लेकिन जो बेली है वो तो मेरा जाता ही नहीं है। तो ये बहुत टिपिकल सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि स्ट्रेस जो है कारण है। जैसे एसिडिटी ऑल्सो, 80% ऑफ लोग जो एसिडिटी से सफर करते हैं ये वो लोग हैं जो मेंटली बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। सो जस्ट फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स, बट एक्चुअली स्ट्रेस का जो रोल है बहुत ह्यूज है। एंड दैट इज व्हाई ये इम्पोर्टेंट है कि हम कोई ना कोई रिकवरी मैकेनिज्म अपने लाइफ में लाएं। एंड अगेन गोइंग बैक टू फ्यू इयर्स बैक, जब हम योगा को बहुत महत्व देते थे, जब उसके पहले जब योगा वेस्ट में गया फिर चक्कर मार के हमारे पास आया, तब हम उसे अप्रिशिएट करने लगे हैं अब। लेकिन एक टाइम था जब योगा वेस्ट में जाने के पहले भी इंडिया में काफी उसको मायना दिए जाता था। लाइक मैं अपने फादर से जब बात करती थी, उनके स्कूल में योगा वाज अ कंपल्सरी रेजिम एट दैट टाइम। तो उस समय जब ये था तो उस समय रिकवरी, मेंटल रिकवरी मैकेनिज्म्स ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में इनबिल्ट थे। हम उसको इस तरह से देखते नहीं थे कि ओ हम स्ट्रेस रिलीफ कर रहे हैं या हम ये कर रहे हैं, बट वो अलग अलग तरीकों से थे। एंड योग निद्रा जो है वो ये एक उसमें से ये एक तरीका है। मैं इसको इसीलिए बहुत ज्यादा प्रमोट करती हूँ क्योंकि बहुत आसान है करने के लिए। क्योंकि डीप रिलैक्सेशन के और बहुत तरीके हैं, लेकिन उसमें क्या है किसी को कोई स्किल सीखना पड़ता है कि भाई कैसे करे। पर योग निद्रा एक गाइडेड मेडिटेशन है, एक ऑडियो चलता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं और आप सिर्फ वो लेट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। तो कोई बच्चा भी उसे कर सकता है। इनफैक्ट बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो अपने बच्चों को भी अब सिखा रहे हैं। तो बहुत आसान है और बहुत इफेक्टिव है। एंड मेंटल रिलैक्सेशन एंड रिकवरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम हर तरह की बीमारी, स्पेशली मेंटल हेल्थ इश्यूज या इवन फिजिकल हेल्थ इश्यूज से अगर हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पाना चाहते हैं। करेक्ट। सो मनमोहन, आपने बोला कि जैसे योगा है, वेस्ट में गया और वापस आया, फिर हमने इसको फॉलो करना शुरू किया। वैसे ही घी की अगर मैं बात करूं, घी हमें दादी नानी के समय से सुनते आ रहे हैं कि घी खाना इंपॉर्टेंट है। बकायदा मेरी दादी तो बोलती थी कि सर पे भी कभी कभी घी लगाया करो, घी की मालिश किया करो। पर बीच में देयर वाज अ टाइम जब हमें लगता था कि नहीं नहीं घी नहीं खाना है, वेट बढ़ जाएगा। रोटी में घी लगाकर अगर मम्मी देती थी तो ऐसा लगता था मम्मी ये क्यों दे दिया। देन अगेन अब वो सुपर फूड बन गया है, तो अब हम उसको खरीद खरीद के खा रहे हैं। हमको लग रहा है कि नहीं घी तो सुपर फूड है, ये हमें खाना चाहिए। मैं तापसी से भी पूछूंगी घी लगी हुई रोटी खाती है क्या, लेकिन उससे पहले हाउ इम्पोर्टेंट घी इज फॉर अ डाइट, और कैसे मतलब किस तरीके से राइट तरीके से इसे खाया जाए। नहीं, घी तो बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट में। अगेन अगर हम बहुत पहले की बात करें, एंशिएंट टाइम्स और इवन आयुर्वेदा में बहुत सारे ऐसे घी हैं, स्पेशल मेडिसिनल घी, जो अगर आप नाक में दे दे तो आपके प्रोलैक्टिन कम हो जाते हैं। क्योंकि बहुत विमेन का प्रोलैक्टिन हाई होता है जिसकी वजह से वेट गेन होता है और पीसीओएस जैसे इश्यूज होते हैं। प्रोलैक्टिन एक तरह का हार्मोन है। तो सिंपली जस्ट मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत यूज करती हूँ। एक मेडिसिनल घी है जो आप सिर्फ नाक में दो और प्रोलैक्टिन लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ ऐसे मेडिसिनल घी हैं जिनको खाने से एक्चुअली वेट लॉस होता है। तो घी तो हमारे मतलब कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। जैसा आपने कहा कि वो वेस्ट से चक्कर मार के आया है, एवरीबडी स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग इट। बट सिर्फ घी नहीं, मैं सभी फूड के बारे में ये बोलना चाहूंगी कि जैसे ट्रू लव होता है ना, ट्रू लव जो होता है वो चेंज नहीं होता कि भाई आज मैं 20 साल की हूँ तो वो मुझसे प्यार कर रहा है, पर मैं 30 साल बाद जब मैं 50 की हो जाऊंगी, मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, तो वो मुझे प्यार करना छोड़ देगा। देन दैट इज नॉट लव। लव इज समथिंग जो हर हर फेज में कांस्टेंट रहता है, जो चेंज नहीं होता है, टाइमलेस होता है, राइट। तभी हम बोलते हैं कि ट्रू लव इज टाइमलेस। तो उसी तरह खाना वही सही है जो टाइमलेस हो।
ये नहीं कि आज इसने बोला कि भाई ये अच्छा है तो खा लो, कल उसने बोला ये अच्छा है खा लो। तो इसीलिए हमेशा यू शुड गो बैक एंड सी कि क्या ये पीढ़ियों से चलता आ रहा है। अरे पीढ़ियों से अगर घी ने कभी किसी को मारा नहीं, तो अब अचानक से हम क्यों मान रहे हैं कि ये किसी को मार देगा या हार्ट अटैक करके किसी की जान ले लेगा। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स आएंगे इन फ्यूचर। हम ट्रेंड्स को स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि इंडस्ट्री इसी तरह से अपने प्रॉफिट्स करती है, पर हम अपने आप को वैसे मेंटली बना सकते हैं कि हम एक फिल्टर करें कि भाई क्या ये हम पहले खाते थे, अगर बहुत सारे जनरेशन इसको खा के हमेशा हेल्दी रहे हैं, तो अभी ये कैसे नुकसान कर सकता है हमारा। सो तापसी, डू यू लव घी लगी हुई रोटी? तापसी की मम्मा ये इंटरव्यू देखेंगी कि ना, कहेंगी पहले मूंगफली फिर घी की रोटी, ये मेरी बच्चे के खाने पे नजर लगा रही है। नहीं नहीं, आई थिंक मेरी माँ तो मतलब शी इज ऑलवेज वांटिंग मी टू ईट एवरीथिंग अंडर द सन। तो मेरी तो एंड घी का क्या सीन था कि बीच में ओनली ड्यूरिंग माय स्कूल टाइम, आई रिमेम्बर, स्कूल नहीं कॉलेज टाइम, मुझे याद है थोड़े टाइम के लिए मैंने वो फैड के अंदर कि भाई घी नहीं खाना चाहिए, कुछ एकदम ड्राई रोटी खानी चाहिए वाला अपनाया होगा थोड़ा सा। बट घी एंड वाइट मक्खन ये एवरीडे थिंग होता है एक पंजाबी हाउस होल्ड के अंदर हमारा। वाइट मक्खन स्पेशली वो हर बारी आप पराठे से लेके रोटी जो है आप मतलब यहाँ तक कि दाल के अंदर भी हम ऊपर से व्हाइट मक्खन जो घर में बनाया होता है वो डाल के खाते थे। तो वो काफी देर तक मेरी डाइट का हिस्सा रहा है। हाँ, बट वो घी को मैंने जो स्टैंड अलोन खाना पसंद करना शुरू कर दिया था वो जब मुझे मुनमुन ने बोलता कि दिन की शुरुआत करनी है घी खा के, तो एक बड़ा सा वो इट इज सो एडिक्टिव। मतलब मेरे को इतना पसंद आया टेस्ट उस घी का कि अब तो मतलब मैं घी वेट करती हूँ कि वो मेरी डाइट प्लान में कब आएगा। घी एक बड़ा चम्मच सुबह से घी के ऊपर मैं काला नमक डाल के जो खाना शुरू किया है। मेरी जो इनिशियल एसिडिटी जो इश्यूज थे मेरे बिगनिंग में, फर्स्ट उसका जो तोड़ था यही दिया था मुनमुन ने कि बड़ा सा एक चम्मच घी के अंदर ना आप एक काला नमक डाल के गर्म पानी के साथ पी लो। तो मैंने कहा कि घी के अंदर नमक मतलब वो मतलब मैं घी बाकी जगह डाल के खाया बट घी ऐसे स्टैंड अलोन नहीं कभी ऐसे खाना शुरू किया। उसके बाद से जो मैंने खाना शुरू किया अब तो घी, अब मेरे पूरा खानदान मेरा मजाक उड़ाता है, मतलब स्पेशली माय फ्रेंड्स एंड ऑल, बिकॉज इतना सारा वो बीच में घी मेरे को बोलना शुरू किया था कि मुनमुन ने कि रात को अगर जल्दी अच्छी डीप स्लीप करनी है तो वो पैर के नीचे घी लगा के सोना है। तो मैं तो वो भी लगा के सोने लग गई थी क्योंकि जिस टाइम मेरे को वर्कआउट वगैरह करना होता था काफी एंड मेरी शूटिंग भी चल रही होती थी, मेरे पास सिर्फ गिनती के 8 घंटे होते थे सोने के लिए और मेरे को था कि इससे बेटर रिकवरी नहीं है तो अच्छे से सोना पड़ेगा। तो ये घी लगा के रात को पैर के नीचे कुछ भी प्रॉब्लम हो घी लगा लो। तो वो सारे के सारे अब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि इसका कोई भी प्रॉब्लम हो इसको तो घी घी के पास जाओ, घी के पास। तो घी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ नाउ। सो तापसी, रश्मि रॉकेट के वक्त भी लाइक जब हम रांची में शूट कर रहे थे तो क्योंकि वहां बड़ी ठंड थी उस समय एंड तापसी को ऑब्वियसली वो रनिंग सीन्स थे रांची में तो उनको अपने बेस्ट परफॉर्मेंस भी देना था और इनकी जो बिकॉज वो एथलीट का रोल प्ले कर रहे थे तो जो उनकी जर्सी थी ना वो ऑब्वियसली वो स्लीवलेस और वो सब था। तो ये कवर्ड अप नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इनका रोल वैसा था और इनके कपड़े वैसे थे एज एन एथलीट। हम लोग तो सब ऐसे जैकेट वैकेट ग्लव्स और टोपी सब पहन के हम लोग सेट पे आते थे। तो क्योंकि इनको उस समय मुझे वो देखना था कि इनको भी मसल सोरनेस भी ना हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा भाग रहे थे उस समय, सुबह से शाम तक इनके कॉन्स्टेंट रीटेक्स होते थे। तो मसल सोरनेस भी ना हो और इनको वो थोड़े से बॉडी में अंदर से गर्मास भी मिले खाना के हेल्प से। तो एक स्पेशल घी उस समय इनको दिया था जिसमें लहसुन मिक्स्ड था। तो वो लहसुन के साथ वो घी एक्चुअली पकाया गया था, आंटी ने बनाया था। मैंने आंटी को जब कहा तो आंटी ने बना के इनके साथ भेजा था सेट पे। तो वो गार्लिक घी है जो बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं या जो मसल के पेन्स हैं या एक जो नेचुरली बॉडी को गर्म रखना है तो वो चीज हमने यूज करी थी और सेट पे सब लोग बड़े ही आश्चर्यचकित थे क्योंकि वो गार्लिक घी ये ना तो सिर्फ खा रहे थे उसको फिर ये लिट्टी चोखा में ऐड कर करके खा रहे थे। डुबा के मतलब वो जो गोल गोल लिट्टी चोखा की वो जो बॉल्स होती है उसको डुबा के घी के अंदर मतलब तो फिर बाकी सारी लड़कियां जो एथलीट थे इनके साथ बाकी सब ने फिर वो खाना शुरू किया कि चलो अच्छा तापसी खा रही है तो कुछ तो अच्छा होगा चलो।
मुझे सच में ये इंटरव्यू से पहले लगा था कि तापसी की डाइट के बारे में मुझे जो पता चलेगा वो ये कि मैं सुबह उठ के गर्म पानी पीती हूँ, मैं ये डाइट फूड खाती हूँ, या मैं ब्रोकली खाती हूँ, या मैं बॉइल्ड फूड खाती हूँ, पर मुझे पता चला है मैं घी खाती हूँ, मैं छोले भटूरे खाती हूँ। इसके अलावा और क्या? तापसी तो मतलब अगर मैं बॉइल्ड वेजिटेबल ये सब दे देती ना तो मेरे से रिश्ता नाता खत्म हो चुका होता है इनका। ये बहुत बॉइल्ड साल पहले। वेजिटेबल्स और ये सैलड, ये हाँ दो हाँ चीजें मेरे को समझ में नहीं आती है। मैं सैलड हाँ तो मतलब मैं खा ही नहीं सकती हूँ सैलड। थैंक गॉड उन्होंने पहली चीज मुझे बोली थी कि नहीं रॉ वेजिटेबल्स मैं दूंगी नहीं, आई बिलीव कि कुक करके ही खानी चाहिए। मैंने कहा शुक्र है, क्योंकि ये सैलड बिजनेस तो नहीं हो सकता है मुझसे, और ये बॉइल्ड तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। तो हम्म। वो तो हो ही नहीं सकता है। वो मैं मुझे देख के ना उल्टी आती थी कई बार, इतना ज्यादा सैलड और बॉइल्ड चीजें खाना कि ये क्या, मतलब लाइफ मार मार के जीने वाली डाइट है जो ट्रू। वो नहीं खा सकती मैं। और हम एक्चुअली ना डाइट को बना भी ऐसे दिया गया है कि जब आप डाइट करने का प्लान करते हो पहले आपको खुद को बहुत मोटिवेट करना पड़ता है कि कल से डाइट पे जाना है, चलो आज ना थोड़ा सा मीठा खा लेती हूँ, कल से तो सब बंद हो जाएगा, आज एक पराठा खा लेती हूँ, कल से तो सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाना है। पर ये कॉन्वर्जेशन इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है, मुझे लग रहा है कि डाइट करना भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। मतलब आप मजे से सब कुछ खाते हुए भी अपनी बॉडी पर ध्यान दे सकते हैं, जैसा कि जनरली डाइट को लेके एक मिसकंसेप्शन रहता है। अच्छा, मैं आऊंगी जैसे हम लोग अगर हम अपनी बात करें, मीडिया पर्सनालिटीज है या फिर जैसे एक्टर्स हैं, कुछ स्केड्यूल तय नहीं होता है, कभी भी उठ रहे, कभी भी भाग रहे, कभी लंच मिल गया तो कर रहे, ब्रेकफास्ट मिल गया तो स्किप हो रहा है, तो वो एक स्केड्यूल जो है वो सेट हो ही नहीं पाता है। सो फॉर पीपल लाइक अस व्हाट वुड बी द टिप्स कि हम किस तरीके से अपना हम अपने बैग्स में ऐसी क्या चीजें कैरी करें कि मंचिंग कर सकें, या फिर हमें थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाने की जरूरत पड़े तो हम वो सब चीजें खा सकें। देखिए सबसे पहले ऐसा है कि ये चीज जानना बहुत जरूरी है जिसको मंचिंग बोल रहे हैं ना, ये जो गैप है, जैसे तापसी 2 घंटे में खाती है क्योंकि वैसे उनके बॉडी की नीड है, ट्रू। ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। हम्म। हम्म। तो ये जो चीज है ना, ये अगेन इट्स अबाउट गेटिंग इन ट्यून विद योर ओन बॉडी। कई बार क्या होता है, स्पेशली क्योंकि मैंने बहुत जर्नलिस्ट के साथ जो भी मैंने काम किया है, जितना भी मैंने बात की है उनसे, मैंने ये देखा है कि जब वो खाना कुछ खाते हैं, मंचिंग करते हैं, तो ये ज्यादा करके सेंसरी स्टिमुलेशन होती है कि सामने भाई ये रखी है तो चलो खा लो, सामने ये मफिन्स है या ये डोनट है या पेड़ा है हम्म। तो चलो खा लो। तो हम्म। ये जो हम खा रहे हैं ना, इसको फॉल्स सेंस ऑफ हंगर बोलते हैं। मतलब वो अगर सामने अगर आपके पेड़ा नहीं होता तो आप बिना खाए रह रहे थे, पर क्योंकि वो सामने आपने देख लिया तो आपके जो सेंसेस स्टिमुलेशन हुआ है कि भाई जीभ में बोलते हैं ना, मुंह में पानी आने लगा, हाँ वो नोज से स्मेल है, आंखों से आपने देखा है, तो वो जो सेंसरी स्टिमुलेशन से एक फॉल्स सेंस ऑफ हंगर बिल्डअप होता है और हमें लगता है कि नहीं भूख थी तो मैंने खा लिया। तो इसीलिए फिर वो मंचिंग बोलते हैं उसको, कि हम मंचिंग करते रहते हैं। अगर हम इस तरह से खाएंगे तो कभी भी वेट लॉस नहीं होगा। इट इज इम्पोर्टेंट कि जब हम मंचिंग की बात करते हैं, जो हम स्नैक्स की बात करते हैं कि भाई हमने खाना तो खा लिया, क्योंकि वो जो 3 वक्त का खाना है वो तो सब खा ही लेते हैं, लेकिन ये जो बीच के मिड मील्स हैं उसमें एक ट्रू सेंस ऑफ हंगर जब तक आप फील नहीं करते हैं, जो ये सेंसरी स्टिमुलेशन नहीं है। ट्रू सेंस ऑफ हंगर क्या होता है, आपको अपने पेट से फील होता है कि पेट में एक ना एक ग्राउलिंग होता है, एक हंगर सेंसेशन होता है। तो जब तक आप वो फील नहीं करते हैं, जब तक आप एक बैक सीट लेके अपने आप को पूछते नहीं है कि भाई मैं ये खा रहा हूँ, पर ये क्या इसीलिए खा रहा हूँ क्योंकि मेरे कलीग ने ये पिज्जा बॉक्स खोल दिया मेरे सामने, क्या मैं हम्म। इसीलिए खा रहा हूँ, या एक्चुअली देयर इज अ ट्रू सेंस ऑफ हंगर हियर। तो अगर वो ट्रू सेंस ऑफ हंगर है तो आप खाइए ना, आप 2 घंटे में खाइए, 3 घंटे में खाइए। बट मोस्टली ये देखा गया, स्पेशली विद पीपल जो वेट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, कि उनमें ये कनेक्शन ही छूट जाता है और वो हम्म। ऐसे ही खाते रहते हैं बिना कोई सेंस ऑफ हंगर के, तब वो बॉडी में नुकसान करता है। तो इसलिए सबसे पहले कि आप पर्स में क्या कैरी करें, वो तो फ्रूट्स हैं, नट्स है, आर्टिसनल चीज है, अच्छी क्वालिटी की चीज है, इस तरह की कई चीजें हैं जो आप कैरी कर सकते हैं। जैसे पीनट्स है, जैसे तापसी खाती है मिड मील में, ड्राई फ्रूट्स हैं, डेट्स है, रेजन्स है, ऐसे काफी चीजें जो आप कैरी कर सकते हैं। पर ऐसा ना हो कि भाई मेरे बैग में है तो मैं खा लेता हूँ, या ऐसा ना हो कि भाई सामने वाला खा रहा है तो मैं खा लेता हूँ। अंडरस्टैंड कि मैं ट्रूली हंग्री कब हूँ और तभी आप खाइए। तो ये सबके अलग अलग होते हैं कि किसको कितने देर में खाना है।
करेक्ट। कई बार ऐसे भी होता है कि अच्छा ठीक है, कुछ काम करते करते बोर हुए, किचन का एक चक्कर लगा आते हैं, भूख नहीं एग्जैक्टली लगी बट वी एंड अप ईटिंग समथिंग एंड देन वो एक बार चिप्स एग्जैक्टली का पैकेट या बिस्किट का पैकेट खुला तो वो खत्म होके ही फिर रुकता है। सो मतलब ये जरूरी नहीं है, आप ये कह रहे हो कि दिस इज नॉट हंगर, दिस इज लाइक द फॉल्स सेंस ऑफ। यस यस ओके। इन या सो मैं नाइट शिफ्ट्स की बात करूंगी। नाइट शिफ्ट जो लोग करते हैं उनका जो ईटिंग शेड्यूल है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि पूरा बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है और वो पूरा ना हमारे बॉडी में, हमारे फेस पे सब कुछ दिखाई देता है, तो वो उनका शेड्यूल कैसा होना चाहिए जो उन्हें फॉलो करना चाहिए? देखिए नाइट शिफ्ट तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि नाइट शिफ्ट जो है अपने आप में बहुत एक हार्मफुल चीज है। तो हम्म। कोई चीज है जो ऑलरेडी हार्मफुल है, तो अब हम उसके लिए क्या रेमेडी करें, हम ये बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि नाइट शिफ्ट जो है जितना मिनिमाइज हो उतना अच्छा है, क्योंकि आजकल क्या है वॉलंटरली भी लोग नाइट शिफ्ट करते हैं। हम्म। नेटफ्लिक्स है, ये है, वो है तो ट्रू। नाइट शिफ्ट ही चल रही है उन लोग की। और दूसरी बात ये है कि कई लोग वर्क वाइज भी नाइट शिफ्ट अवॉइड कर सकते हैं, पर वो करते नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ये कितना हार्मफुल है। कहीं ना कहीं इंडियंस में ये मेंटालिटी है कि अगर वो रात भर जग के काम कर रहे हैं, मतलब भाई गिव अ पैट ऑन द हाँ, शोल्डर कि बहुत भाई मेहनती बहुत, है। हाँ बहुत मेहनती है भाई। मम्मी भी बोलेगी अरे बच्चा सारी रात जग के काम कर रहा है, बहुत बड़ा प्रोडक्टिव है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको हम इतना ओवर वैल्यू नहीं दे, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो हम्म। इसके लिए समथिंग कुछ बहुत भी रिवॉर्डिंग नहीं है कि इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। तो हम्म। सबसे पहली बात तो ये है कि नाइट शिफ्ट जितना हो उसको मिनिमाइज करो। उसका सबसे पहला सोल्यूशन ही यही है। जहां बहुत जरूरी है, भाई काम ही ऐसा है कि करना ही पड़ेगा, देन ऑफ कोर्स ठीक है नाइट शिफ्ट करना पड़ता है। इट्स लाइफ, अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। उसमें टिप्स मैं आपको यही बोलूंगी कि नाइट शिफ्ट जैसा हम मॉर्निंग कैसा शुरू करते हैं, मॉर्निंग हम शुरू करते हैं कि भाई ब्रेकफास्ट लाइट करो, लंच जो है वो होलसम सब्सटैंशियल होना चाहिए। इवनिंग में अपने हंगर के हिसाब से, जैसा मैंने समझाया, ट्रू सेंस ऑफ हंगर के हिसाब से आप मिड मील्स लो। एंड डिनर अगेन लाइट होना चाहिए। नाइट शिफ्ट में भी वैसा ही होगा। इट्स जस्ट दैट आप जो नाइट शिफ्ट करते हैं वो यूजुअली मॉर्निंग में आके सोते हैं, तो वो दोपहर में 3-4 बजे उठते हैं, राइट? तो वो जब 3-4 बजे उठते हैं तो उनकी मॉर्निंग वहां से शुरू होगी। तो वो 3-4 बजे उठेंगे तो उनका एक लाइट मील होगा, जैसे हम मॉर्निंग में उठ के लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर उनके 6-7 बजे एक हैवी सब्सटैंशियल मील होगा, जो हमारा लंच होता है यूजुअली। तो बेसिकली वो वैसा ही चलेगा। इट्स जस्ट दैट टाइमिंग्स उस तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इसको करने से ऐसा होगा कि नाइट शिफ्ट वाइंड अप करके जब वो घर आने वाले हों तो ऑटोमेटिकली 3-4 घंटे पहले उन्होंने एक लाइट मील लिया रहेगा, कुछ हैवी नहीं खाया रहेगा, क्योंकि हम्म। डिनर हम लाइट करते हैं यूजुअली, राइट? तो हम्म। क्योंकि हमने ये टाइमिंग्स को शिफ्ट कर दिया है, तो उनका जो लास्ट मील है वो लाइट होगा। एंड फिर वो लाइट मील लेके वो घर आके सो सकते हैं। दैट इज द बेस्ट दैट कैन बी डन। इनफैक्ट तापसी के साथ यही करते हैं, बट हमारे डिस्कशन ये भी होते हैं कि किस तरह से हम नाइट शिफ्ट उनके लिए भी मिनिमाइज करें। वो खुद नाइट शिफ्ट बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं, तो हाँ। उनको तो ये मैं अपने हर सेट पे जाके यही बोलती हूँ कि जिस दिन मैं बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी उस दिन मैं नाइट शिफ्ट्स बंद करवा दूंगी। मेरे से आई एग्जैक्टली। ऑलवेज बीन अ मॉर्निंग पर्सन। मेरे को वैसे भी रात को दिमाग काम नहीं करता है मेरा काम पे। हाँ, तो नाइट शिफ्ट तो एक है। बहुत ही मतलब हम लोग का एक डिस्कशन होता है कि अरे यार नाइट शिफ्ट शुरू होने वाला है, हम क्या करेंगे। सो जाते जाते एक टिप तापसी आपसे मैं चाहूंगी कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं आप उन्हें क्या देनी चाहिए, क्योंकि ना सेलिब्रिटीज को देख के लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं और वो ये नहीं जानते होंगे कि तापसी या फिर कोई भी सेलिब्रिटीज की जो डाइट चार्ट प्रिपेयर होता है वो डायटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो करते हैं उनकी बॉडी के हिसाब से, चीजों के हिसाब से। हम अपना एक बना लेते हैं थॉट प्रोसेस कि नहीं नहीं ये लोग तो बहुत कम खाते होंगे, फिर हम भी उबला खाना या फिर ऐसी चीजों पे आ जाते हैं। सो व्हाट इज दैट वन टिप तापसी जो आप हमारे व्यूअर को देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये बोलूंगी क्विक फिक्स वाली डाइट डाइट नहीं होती है। कोई भी उस तरह की जो डाइट जो आपको कहे कि हाँ मतलब ये आप 1 महीना फॉलो करो उसके बाद आपका वेट ऐसे कम हो जाएगा, क्या फायदा, उसके बाद आप वापस आ जाएगा 1 महीने के बाद जब नॉर्मल लाइफ पे आओगे। तो डाइट प्रॉपर वो ही होती है जो आप ज्यादा देर तक फॉलो कर सकते हैं, जिसको सस्टेन कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड। और वो मन मार के नहीं की जा सकती। तो ये चीज आई थिंक सबको स्मार्ट ईटिंग रादर देन मतलब टू टू फोर्स योरसेल्फ टू गिव अप थिंग्स, वो नहीं सही होता। और मुनमुन आप भी हम चाहेंगे एक टिप हमारे व्यूअर्स के लिए दें कि हाउ टू बी हेल्दी एंड आपका ब्रेन भी हेल्दी रहे, गट भी हेल्दी रहे।
हेल्दी रहने के लिए सिर्फ सिंपल सी बात है कि जो नेचुरल चीजें हैं वो खाइए। सबसे पहली बात है सुपरमार्केट्स में जाके जो पैक्ड चीजें हैं, पैक्ड पैकेट्स में जो चीजें हैं जो रेडीमेड होते हैं, जो 2 मिनट में बन जाते हैं, या फिर वो चीजें जिनके टीवी कमर्शियल्स आते हैं। जैसे आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई चावल का स्टीम्ड राइस का एडवर्टीजमेंट आ रहा है या कोई आलू की सब्जी का एड आ रहा है। तो जो चीजों का एड नहीं आता है, मान लीजिए कि वही चीज अच्छी है आपके लिए, क्योंकि कोई इंडस्ट्री उससे बेनिफिट नहीं कर रहा है, उससे सिर्फ आप ही बेनिफिट करेंगे, इसलिए उनके कमर्शियल्स नहीं बन रहे हैं, पर वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो वो उन चीजों को माइनस कर दीजिए जो आप टीवी एड्स में देखते हैं, जो पैकेट में होते हैं। सो इस इंटरव्यू से जो 3 चीजें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सीखी वो ये कि ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना है, हेल्दी खाना है, और पराठे मक्खन एकदम पेट भर भर के तो बिल्कुल नहीं खाने हैं। डोंट अपने आप को आप अपना मन मत मारो किसी भी चीज को खाने के लिए। आपका मन है तो खा लो, लिमिट में खाओ, लेकिन तरीके से खाओ, पर खा लो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो मैंने सीखी कि आपका जो गट है, आपका पेट सही रहेगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, आपकी बॉडी सही से फंक्शन करेगी, तो आप अच्छे से फैसले ले सकेंगे। इमोशनल वेलबीइंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई रियली होप कि हमारे व्यूअर्स को भी इस इंटरव्यू से बहुत सारे ऐसे टिप्स मिलेंगे जो वो अपने डेली लाइफ में फॉलो कर सकें। थैंक यू सो मच यू टू हमारे साथ जुड़ने के लिए, फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू तापसी, थैंक यू मुनमुन, थैंक यू सो मच।